हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएस एग्जाम जी गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। आपने अब तक देखा कि हमारी सामाजिक विषय के अंतर्गत 2 क्लासें हो चुकी थी। आज जो हम तीसरी क्लास का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, तो तीसरी क्लास शुरू से करने से पहले से आपको मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सामाजिक विज्ञान को किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं कि बहुत जो सस्ते में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि बहुत आसान विषय है, बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें नंबर लाना जो बहुत ही कठिन है। अगर हम शुरू से ही अपनी तैयारी करके चलें, तो इस पर फोकस करके चलें, तो अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए? देखिएगा, सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, एक व्यवहार का विषय होता है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो घटनाएँ घट रही होती हैं, हमारे व्यवहार में जो चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं समाज में, उनको हम जो साथ में लेकर अगर सामाजिक विज्ञान को समझें, तो हमें काफ़ी हद तक ये विषय की जो प्रकृति है, हमें कुछ समझ में आ सकती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे कि इतिहास विषय के अंतर्गत हम बात करें, तो फ्रांस की क्रांति हुई है हमारी। तो वर्तमान समय में भी अगर हम हमारा जो इतिहास है, वो पूर्व की घटनाओं को जोड़कर हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि आज के समय में जो हमारी समस्याएँ हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन जो मिलता है, पुरानी जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उसी से मिलता है। उसी पर आधारित हम अपनी समस्या को दूर करते हैं। अगर बात करें हम भूगोल की, जैसे कि आप देख लें कि संसाधन जो होता है, हमारे भूगोल में जो पहला चैप्टर पड़ता है संसाधन, आगे आप पढ़ेंगे। तो संसाधन में क्या होता है कि हमारे लिए कौन-कौन से साधन संसाधन हमें उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप बात करें खनिजों की और अन्य धातुओं की, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। गैर परंपरागत साधन और परंपरागत साधन, नवीन संसाधन, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग है। तो हम अपने जीवन से जोड़ के, व्यवहार से जोड़ के इन चीज़ों को समझें, तो हम इनको सामाजिक विज्ञान विषय हमें बहुत ही आसान लगेगा। अगर बात करें हम नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र में आप देखते हैं कि जैसे राजनीतिक दल, यानी कि वो हमारी हमसे जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल क्या है, आज के समय में राजनीति क्या है, ठीक है? तो प्रत्येक नागरिक इन सब से जुड़ा होता है। कानूनों के समक्ष हमारा क्या महत्व है, वो जो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगिता रखते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, तो हम अपने व्यवहार से जोड़कर अगर नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक शास्त्र को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें आसान लगेगा और समझ में भी आएगा सहज भाषा में। अगर आप देखें कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को लेकर बात करें, तो वहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, किस प्रकार से लोग बैंकों में काम करते हैं, किस तरह से हमारी शासन व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था को लेकर साथ में चलती है। हम सब व्यवहार में ये हमारे लाइफ में देखने को सारे कार्य मिलते हैं। अगर इनसे जोड़कर हम सामाजिक विज्ञान को समझने का प्रयास करें, तो हमें ये विषय बहुत ही आसान लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आएंगी और आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब जो आज जो हमारी तीसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है नेपोलियन को लेकर है। फ्रांस का यूरोप में, फ्रांस का जो यूरोप में जो क्रांति हुई है, यानी कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, उसी के अंतर्गत आज हम नेपोलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के अंदर बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ है, इनका जो जन्म अगर हम देखें, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है 15 अगस्त 1759 ईस्वी को फ्रांस में होता है, जो बहुत ही महान सम्राट हुए हैं। एक नंबर में बोर्ड परीक्षा में हमारा क्वेश्चन होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, यानी कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ। तो कब हुआ? 15 अगस्त 1759 ईस्वी को हुआ। और कहाँ पर हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। जो एक बहुत ही महान सम्राट हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने बहुत ही उपलब्धि हासिल की है। अगर बात करें उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य यूरोप के अंदर किए गए, तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो कार्यों से जो इतिहास काफ़ी प्रभावित हुआ है, अगर देखने को हम मिलता है। फ्रांस के अंदर बाद में वो शासक बने। जब नेपोलियन फ्रांस में अपना शासन चलाना शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्रांस के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है, उसको हटाकर राजतंत्र की स्थापना करते हैं। तो प्रजातंत्र को वो हटा देते हैं और राजतंत्र को वो दोबारा से लागू करते हैं। तो ये कार्य उनके द्वारा किया गया। नेपोलियन के समय व्यापार आगमन, अगर हम व्यापार को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, तो आयात निर्यात, यानी व्यापार का किस प्रकार से आयात निर्यात होता है, उसको लेकर अगर हम बात करें,
तो व्यापार आगमन पर इन्होंने विशेष जोर दिया। बात करें हम संचार प्रणाली को लेकर, यानी कि हम किस प्रकार से अन्य देशों से व्यापार कर सकते हैं, किस प्रकार से उनसे संचार स्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही कार्य किए संचार को लेकर। बात करें कि राष्ट्रीय विचारों को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां पर जो कर लगता था उसको बढ़ा दिया है और जबरन वहां पर भर्ती की है, यानी कि जबरदस्ती वो वहां पर लोगों की भर्ती करते हैं और इस तरह की व्यवस्था वो फ्रांस के अंदर लागू करते हैं। तो इस तरह से फ्रांस में जब नेपोलियन जो है शासक बन जाते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से निर्माण करके चलाते हैं। तो इन सभी बातों का यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होगी अध्ययन किया गया है। बात करें हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 1804 में जो नागरिक संहिता लिखी गई है, तो नागरिक संहिता हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नागरिक संहिता क्या है, कि किस तरह से हमें अपनी शासन व्यवस्था को चलाना है, किस तरह से हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें कानूनों को लागू करना है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो शासन प्रणाली के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके लिए एक संविधान तैयार किया गया जो उस समय नागरिक में फ्रांस के अंदर नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 1804 में ये नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई है। अगर बात करें हम तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं यानी कि सुधार उनके द्वारा किए गए, कौन कौन से सुधार नागरिक संहिता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया नेपोलियन के द्वारा। उन्होंने कहा कि जन्म पर आधारित जो अधिकार होंगे उनका कोई महत्व नहीं होगा। अगर बात करें हम कि कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। यानी कि नेपोलियन ने बताया कि कानून के समक्ष अगर हम सिमिलरिटी यानी कि समानता की बात करें तो सभी लोग क्या होंगे, नागरिक होंगे और समान होंगे और उनकी संपत्ति का अधिकार भी यानी कि उसकी सुरक्षा का अधिकार करने का अधिकार भी उनको होगा। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट की तो प्रशासनिक विभाजन उन्होंने किया। यानी प्रशासनिक विभाजन यानी फ्रांस में जो प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है, प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, उसको भली भांति अच्छे ढंग से सरल तरीके से उसको विभाजन करते हैं। बात करें कि फ्रांस के अंदर क्या सामंती व्यवस्था देखने को मिलती है, तो सामंती व्यवस्था पर उन्होंने कार्य किया, यानी कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था यानी कि जो पुराने समय में उस समय सामंत होते थे और वर्गों से, जैसे हम बता रहे कि आपको साधारण वर्ग से टैक्स लेने का कार्य करते थे, तो इस तरह की जो जमींदारी सामंती व्यवस्था को नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो किसानों को भू दादस से मुक्ति दिलाई गई, यानी किसानों को जो दास बना लिया जाता था, उनकी जो जमीनें गिरवी रख ली जाती थी, जमींदार लोग रख लेते थे और ऋण लगाते थे और उनको दास बना लेते थे, तो इन सभी से मुक्ति दिलाने का कार्य नेपोलियन के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट यानी कि विशेषता की नागरिक संहिता के अंतर्गत, तो शहरों में कारीगरों की श्रेणी, यानी कि शहरों में उस समय जो शहर होते थे कारीगर लोग, वो जो श्रमिक संघ है वहां पर बना हुआ, उसके अंतर्गत जो लोग कार्य कर रहे हैं तो वहां पर जो श्रेणी संघ बने हुए होते थे, तो श्रेणी संघों से जो वहां के जो कारीगर श्रमिक लोग हैं उनको मुक्त कराया गया। तो यहाँ तक कि अगर हम बात करें, अब आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर फ्रांस के बात करें हम, यानी कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद हुआ है वहां कुछ शब्दावली आती हैं, तो उन पर जो थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आती है निरपुंसवाद। यानी कि निरपुंसवाद क्या होता है कि फ्रांस के अंदर जो एक राजा होता है वो जनता का शोषण करता है, यानी कि अपनी ही चीजों को, अपनी ही आज्ञा का वो पालन लोगों से कराता है, यानी कि जबरन उनका जो शोषण करता है और आज्ञा का पालन कराता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, उसको हमने निरंकुशवाद नाम दे देते हैं। बात करें हम जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, तो जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे किसान श्रमिक लोग हो गए तो उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो इस व्यवस्था को जागीरदारी, जो जागीरदार सामंती लोग होते थे वो कर लेते थे जनता से, साधारण वर्ग से लेते थे, किसानों यानी कि श्रमिक लोगों से वो कर लेते थे। तो इस प्रकार की चीजें जो देखने को मिलती है जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर आप देखें जागीरदारी व्यवस्था
पहला हमारा पॉइंट निरकुशवाद, जागीरदारी व्यवस्था। एक शब्दावली आती है हमारी रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद क्या होता है? अगर हम रूढ़िवाद की बात करें तो रूढ़िवाद का मतलब है कि हम रीति रिवाजों परंपराओं को लेकर, यानी फ्रांस के अंदर किस तरह के विचार बनाए हुए हैं, किस प्रकार की समझ बनाए हुए हैं, तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो यानी कि हम उसको अपनाते हैं और कोई नई चीज, नए विचार हम अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना चाहते, यानी कि इस प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर देखी जाए तो रूढ़िवादी कहलाई। रूढ़िवादी व्यवस्था क्या होती है कि इसमें जो विकास होता है ना वो धीरे धीरे होता है, यानी कि एक क्रम से होता है और धीरे धीरे होता है, और तेजी से इसमें विकास नहीं होता। तो इस तरह की जो व्यवस्था कहलाई वो रूढ़िवादी व्यवस्था हमारी कहलाई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।